डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 8 के अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन व संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। आज हम इस चैप्टर में राष्ट्रवाद के उदय तथा उससे संगठनों का जो उदय हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि भारत धीरे धीरे भारत का मतलब यहाँ की जनता, यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को समझ में आने लगा था। यहाँ पे लोगों को यह समझ में आने लगा कि भारत, यहाँ पे रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, पंथ, भाषा या लिंग के तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन्हीं के लिए है। और इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर अत्याचार किया, यहाँ के संसाधनों पर नियंत्रण किया और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखा था। और जब तक यह नियंत्रण नहीं खत्म होता था तब तक लोगों को यह समझ में आने लगा कि भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का कभी नहीं हो सकता है। ये जो चेतना की भावना है, यह जो मानसिक चेतना की भावना 1850 के बाद बने हुए राजनीतिक संगठनों में दिखने लगा था। 1870 से 80 के दशक के मध्य राजनीतिक संगठनों में यह भावना और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज़्यादातर संगठनों की जो बागडोर थी, मतलब इसमें जो अधिकतर जो मेन लोग थे वह कौन थे? वह वकील और इंग्लिश में जो पढ़े हुए जो पेशेवर लोग थे उनके थे, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इस तरीके के कई नामों के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि इन संगठनों में लोगों के लिए था ये संगठन। इसमें बहुत से ये संगठन देश के खास हिस्सों में काम करते थे, लेकिन इनका लक्ष्य भारत के लोगों को अपना मात्र एक लक्ष्य बताना था। इनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, संप्रदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वह एक सोच के साथ काम कर रहे थे जिससे वे लोग संप्रभु हो सके। संप्रभुता का एक आधुनिक विचार था और यह राष्ट्रवाद का एक बुनियादी तत्व के सामने में आया। हम देखेंगे कि 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष की भावना थी वह बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था। उसी समय वर्नाकुल प्रेस एक्ट भी आया था, जिसने सरकार की आलोचना करने वाले प्रेस या उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जो भी ऐसी चीज़ें सरकार के खिलाफ छापती थी, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। उसके बाद 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। इन सब अंग्रेज़ों के विरोधों की वजह से हमने ये देखा कि भारत के लोगों के प्रति अंग्रेज़ों का रवैया कैसा है। इसी समय इन सब चीज़ों की बातों से ही पढ़े लिखे भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी की देन है 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। इस संगठन के प्रारंभिक नेता में सिर्फ दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर या और भी अन्य नेता यहाँ पे शामिल थे, जो कि प्रायः मुंबई और कलकत्ता के थे। नेहरू जी एक व्यवसायी थे और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और उन्होंने कुछ समय के लिए वे ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। A.O. ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दादा भाई नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश के आर्थिक नीतियों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। इस किताब में धन के निकासी के माध्यम से ब्रिटिश द्वारा भारतीयों की आर्थिक स्थिति या भारत के जो आर्थिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा था उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। फिर हम देखेंगे कि भारत
भारत कांग्रेस के द्वारा अपनी आवाज़ उठाने लगती है। कांग्रेस से सरकार और शासन में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए और जितने ज़्यादा अधिकार दी जाए तथा जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचा पद दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सिविल सेवा में के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी उसकी परीक्षा की आयोजित करने की मांग की। पहले सिर्फ सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी वह सिर्फ लंदन में होती थी उस समय। फिर उन्होंने यह भी मांग की कि उसकी परीक्षा भारत में भी होनी चाहिए। फिर इसके साथ हम ये देखेंगे कि शासन व्यवस्था में नस्लवाद के खिलाफ चल रहे भी काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया गया। यह एक क्योंकि हमने देखा कि उसमें जो महत्वपूर्ण नौकरियां थी, जो मतलब जो मेन जो पद होते थे या जो बड़े पद होते थे उस पे अधिकतर ब्रिटिशर्स का ही कब्जा होता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का यह मानना था कि यह जो जिम्मेदारी भरे पद है वह भारतीयों के हिस्से नहीं आने चाहिए या उसके लिए भारतीय जिम्मेदार नहीं है। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, मतलब अपने बातों को रखने की स्वतंत्रता दी जाए। उसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने शुरुआती सालों में कुछ आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के समय पड़ रहे अकाल, गरीबी और इसकी वजह पे भी बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। बढ़ते लगान की वजह से जमींदार बहुत ज़्यादा दुखी थे और अंग्रेज़ों की अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों में भी अभाव इकट्ठा हो गया था। इसलिए कांग्रेस की यह मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाए, जिससे किसान अपने लिए जीविका अर्जित कर सके। फिर हम देखेंगे कि कुछ समय बाद मध्य मार्गी जनता जब ब्रिटिश के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत हो गई, तब कुछ लोगों ने इसके तरीकों में बदलाव करने की घोषणा की। उन्होंने माना कि अब कांग्रेस को या जिस तरीके से भारतीयता हमारी है उसको अब अलग तरीके के राजनीतिक तौर तरीके अपनाने चाहिए। 1890 के दशक में बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल खड़े करने लगे थे। इसी में पहले पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत जैसे जो नेता थे वे इसके उद्देश्य और पद्धतियों से अलग काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की नीति और नरम पंथियों का आलोचन किया था और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था। उनका कहना था कि कांग्रेस लोगों को सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी ताकत का भरोसा रखना चाहिए। तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर हम देखेंगे बंगाल विभाजन। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। उस समय बंगाल ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा, जो तत्कालीन बिहार और उड़ीसा है, उसके भी कुछ हिस्से बंगाल में शामिल थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि उन्होंने प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा किया, लेकिन यह ऐसा नहीं था। ज़मीनी तौर पे इस तरीके की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है। सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी भाग को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का एक मुख्य उद्देश्य था बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांट देना। बंगाली जनता को बांटने में इन्होंने धर्म का भी सहयोग लिया था। हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर भी बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई थी। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनदारी अर्थात जो कि नरमपंथी सरकार थी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। विशाल जनसभाएं निकाली गईं, जुलूस निकाले गए और जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसको हमने स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना। यह आंदोलन बंगाल में बहुत ताकतवर था। इसके साथ साथ यह भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता समूहों को पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का भी समर्थन करते थे। 20वीं शताब्दी के
प्रारंभिक हिस्सों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी, जैसे कि 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और उनका मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने उनकी यह मांग भी ली थी। फिर हम देखेंगे कि 1907 में कांग्रेस टूट गई और जो मध्यमार्गी जो धड़ा था वह बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। उनका मानना था कि अभी भी हमें सरकार पे आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमने फिर यह देखा कि इस वजह से जो गर्मपंथी लोग थे वे कांग्रेस से बाहर हो गए और वे अपनी अलग तरीके से कार्य करने लगे। फिर हमने देखा दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक प्रकार से एकता शामिल हो गई थी। फिर हम देखेंगे जन राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। पहले यह सिर्फ एक उच्च वर्ग के लोगों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं भी इसमें सहयोग देने लगी। इसके साथ साथ कई औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में सहयोग दिया। विश्व युद्ध से पहले भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था, जिससे जो ज़रूरी सामान था, जो ज़रूरी आपूर्ति की चीज़ें थी, वह भी हमें नहीं मिलती थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा कीमतों में उछाल आया था। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए भी विवश किया था और एक विदेशी युद्ध के खातिर अपने गांव के लोगों के ऊपर दबाव डाले जाने लगा कि वह सेना में भर्ती हों। इसके अलावा 1917 में जब रूस की क्रांति हुई तो इसकी विचारधारा किसानों और मजदूरों के पास आई और उसने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला। फिर हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महात्मा गांधी का आगमन होता है। महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए थे। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण भारत से लौटे थे। वे वहां पे नस्लबंदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें काफ़ी अच्छी मान्यता मिली थी। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल एक तरीके से पूरे भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने अपने पहले साल में पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ के लोगों की ज़रूरतें, उनके हालात समझने की शुरुआत की। इनके शुरुआती प्रयास में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन सामने आए। इन आंदोलन के माध्यम से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से उनका परिचय हुआ। 1918 में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल पर भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। आइए हम जानते हैं 1919 से 1922 के बीच घटी हुई कुछ आंदोलनों के बारे में गहराई से। सबसे पहले जानते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। 1919 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाता था और पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार देता था। इस कानून को शैतान की कारतूत या निरंकुशवादी बताया गया था। अप्रैल 1919 में इसके विरोध में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया था। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया था। बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। रॉलेट एक्ट के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता रखने का प्रयास किया था। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनका मानना था कि भारत के सभी लोगों को यानी कि सभी हिंदुओं, मुसलमानों और धर्मों सभी को एक देश होकर अपने अन्याय के खिलाफ जंग लड़नी है। उनकी ये बहुत आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान न्यायपूर्ण आंदोलन उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। फिर हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। खिलाफत का मुद्दा भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की, जो वर्तमान में टर्की है, के सुल्तान के खिलाफ एक बहुत सख्त संधि सौंप दी थी। जालियांवाला बाग
से भारतीय लोग ऑलरेडी बहुत नाराज़ थे या बहुत ज़्यादा भारी गुस्सा था, और भारतीय मुसलमान भी ये जो तुर्की का मामला हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा आहत हो चुके थे। वे चाहते थे कि पुराने ऑटोमान संघर्ष साम्राज्य के में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। इसलिए खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि पंजाब में जो समय अत्याचार हुआ था अर्थात जो जालियांवाला बाग का कांड हुआ था और खिलाफत जो आंदोलन था, उन दोनों को मिलाकर साथ में अभियान चलाया जाए। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन इसी समय शुरू किया गया था। इस समय हजारों लोगों ने अपने कामकाज छोड़ दिए थे। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सिया दास, सी को राजगोपालाचारी और आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। 1920 से 1922 के मध्य विदेशी कपड़ों के आयात में भी एक भारी गिरावट आ गई थी। फिर हम ये देखेंगे कि यह आंदोलन बहुत ज़्यादा उपज गया था। इस आंदोलन की वजह से एक पूरी तरीके से एक भारतीयता में एक बहुत बड़ा जुटाव देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे अन्य चौरा चौरी की घटना इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभरी थी। 1922 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो लोगों की एक बहुत गुस्साई भीड़ ने उस समय एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कर दी थी। गांधी जी हमेशा से हिंसा के विरुद्ध थे। इसी कारण जब फरवरी में यह घटना हुई तब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसमें किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया और उसमें 22 के 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पे गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद भारतीय जनता को काफ़ी ज़्यादा गहरा झटका लगा था। उसके बाद गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्यों में उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने अनेक प्रकार की चीज़ें लोगों के मन में, उन्होंने गांव-गांव के दौरे किए और लोगों के मन में सत्य अहिंसा के प्रति बहुत सारी भावनाओं को जगाने का प्रयास किया। फिर हम देखेंगे कि एक हिंदुओं का स्वयं संगठन जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, वह भी 1925 में बना था। इसके अलावा हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जिसमें भगत सिंह जैसे महान नेता थे उनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तब उसका विरोध हुआ और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत किया गया था। ये सब समय चल रहा था, इस समय राष्ट्रीय आंदोलन अपने पीक पर था। इस समय की स्थिति, राजनीतिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ थी और अंग्रेज़ों के लिए यह स्थिति काफ़ी मुश्किल हो गई थी। फिर हम आते हैं दांडी मार्च पे। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई लड़नी ही पड़ती। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर भी सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी का मानना था कि नमक पर टैक्स वसूलना बहुत गलत है क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है और इसकी व्यापक चाह थी, क्योंकि सभी लोगों ने इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया और सभी यह चाहते थे कि यह कानून तोड़ा जाए। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर स्थित दांडी तट पर पैदल चल के गए और वहां पर उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके नमक कानून को सार्वजनिक रूप से तोड़ा था। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया था। इस आंदोलन में एक ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। इस आंदोलन के मुद्दे पे एक व्यावसायिक तरीके से भी एक बहुत बड़ी जंग चली थी। इस समय सरकार ने शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही थे उनको कुचला था और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया था। फिर हम ये देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का
आयोजन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अधिवेशन के दौरान अक्टूबर 1931 के चुनावों के बाद इंग्लैंड में अनुदान दल का मंत्रिमंडल बना था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, लेकिन और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन का हमेशा से विरोध किया था। फिर हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया दौर शुरू किया था। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वह फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वह करो और मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता चला गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन में कूद सके। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर रास्ता अपनाया और 1943 के अंत तक लगभग 90,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग 1,000 से ज़्यादा लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी गोलियां बरसाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज्य को घुटने टेकने के लिए आखिरकार मजबूर ही कर दिया था। फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता और विभाजन की तरफ जब हम बढ़े, तब 1940 में मुस्लिम लीग ने पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की मांग का उल्लेख किया और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। वे 1930 के दशक के आखिरी समय से ही मुस्लिम लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ जो संगठनों का निर्माण हुआ था, इसने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इसी का बहुत बड़ा कारण था। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि वहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उनकी भूमिका गौण रहेगी। लीग को यह भी भय था कि कहीं मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। हम ये देखेंगे कि 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इसको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे यह फैसला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता अपने लामबंद करने में भी कांग्रेस की विफलता को सामाजिक अधिकार दिया था। जब 1946 में जब दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए तो समान निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पे लीग को भी बेजोड़ सफलता मिली थी। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीतिक बंदोबस्त करने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ को भारत में भेजा था। इस परिसंघ ने यह सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देती जाए, एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव पर कोई खास सहमति नहीं दिखाई थी। अब देश का विभाजन हमें दिख ही रहा था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की मांग की काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करने लगी थी। इसलिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में भयानक दंगे उठे जो कई दिनों तक चलते रहे। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। मार्च 1947 तक यह हिंसा भारत के अन्य भागों में भी फैल गई थी। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार हमें भारत को विभाजन का सामना करना पड़ता रहा। विभाजन का नतीजा यह रहा कि भारत की शक्ल सूरत बदल के यहाँ के शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का आनंद और हमें विभाजन की पीड़ा दोनों साथ में झेलने को मिली थी। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है श्री राजगोपालाचारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।